चलो ठीक है फिर तो सबसे पहले जो है कि एंट्रेंस एग्जाम जो होते हैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, आईएसआई हो गए, इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का सेक्शन होता है और मैथ्स का सेक्शन होता है। क्योंकि ज्यादातर स्टैट्स हो गए, इकोट्रिक्स हो गए या माइक्रो के क्वेश्चन तो आते ही है, क्योंकि यहाँ पे जो कोर्स होता है, इवन इफ यू गेट एडमिशन इन दीज इंस्टीट्यूशंस, द मोस्टली देयर फोकस इज ऑन द मैथमेटिकल स्किल्स, because in the corporate sector you need mathematical skills to analyze the data, so that is how they prepare you for that. So इसलिए हमारे को जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो है हर एक पार्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले जो है हम यूटिलिटी फंक्शन के से स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे कि बहुत सारे डिमांड फंक्शंस आते हैं, जहाँ पे मार्शलियन डिमांड फंक्शन हो गया, हिग्सियन डिमांड फंक्शन हो गया, और उनके यूजेस। और जितना ये सेक्शन तुम्हारा स्ट्रांग बनेगा ना, उतना ही तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगा बात के लिए, क्योंकि ये सब कुछ आगे का जो भी आता है वो सब कुछ इस पे डिपेंड करता है। तो सबको ये सही सुनाई दिया है ना? मुझे बस एक बार ये क्लियर हो जाए बस, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ अच्छे से। हाँ सर, सुनाई दे रहा है। ओके ओके, तो चलो मार्शलियन डिमांड फंक्शन के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो जिससे पहले हम आपको पता होना चाहिए यूटिलिटी का आखिर यूज क्या है। यूटिलिटी होती है कि हमारे को कितनी सेटिस्फेक्शन हो रही है किसी भी चीज को कंज्यूम करने के बाद। लाइक इफ यू कंज्यूम एन एप्पल, देन यू विल बी एबल टू टेल दैट दिस इज हाउ मच आई एम हैविंग द सेटिस्फेक्शन ऑफ। Like if you are consuming water in the area like that of desert, then your utility will be much higher than that in the area where there is an abundance of water. तो यूटिलिटी को हम कार्डिनल और ऑर्डिनल मेजर्स होते हैं, जो कि आप बाद में पढ़ोगे, बट इसका यूज अभी है नहीं। तो सबसे पहले यूटिलिटी का हमारे को मतलब समझ आ गया है, जो हम बता सकते हैं कि हमारे को इतनी सेटिस्फेक्शन हुई है किसी चीज को कंज्यूम करने के बाद। ठीक है। अब सबसे पहले कंज्यूमर का क्वेश्चन क्या होता है कि अगर मेरे पास कोई इनकम है, तो मैं अपनी यूटिलिटी, अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज कैसे कर सकता हूँ। क्योंकि इकोनॉमिक्स का असली मतलब तो यही होता है ना, दैट आई वुड लाइक टू मैक्सिमाइज माई सेटिस्फेक्शन गिवन द लेवल ऑफ इनकम। तो इसमें जो है हम इसमें जो यूज करते हैं मार्शल एंड डिमांड फंक्शन का यूज करते हैं, जहां पे हम ट्राई करते हैं अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करने के लिए फॉर द गिवन बजट कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये यहाँ तक समझ आया? यस सर। ओके। तो हम यहाँ पे जो है हम सबसे पहले चीजें एग्ज्यूम करते हैं कि हमारे को जो है प्राइसेस प्राइसेस ऑफ द गुड्स दैट वी विल बी कंज्यूमिंग, वी आर स्टार्टिंग विद अ टू गुड इकोनॉमी, लाइक दे आर ओनली टू गुड्स which we are saying that the first good is X and the second good is Y, and we are given the prices of those goods, and we are given the income of the consumer. Here we are not asking the question like how did the consumer get the income, that we will be doing in the production sector, because जब हम कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पे कि हम ये पढ़ते हैं कि कितना प्रोडक्शन हुआ है, क्योंकि कंज्यूमर्स ही है ना जो प्रोडक्शन करने में हेल्प कर रहे होगे, तो उनको बाद में वहां से इनकम मिलती है। तो उसके बारे में हम कंजप्शन के बाद पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मार्शल डिमांड फंक्शन, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे, तो कोई चिंता लेने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो होता है कॉब डगलस यूटिलिटी फंक्शन। अब एक यूटिलिटी फंक्शन है, यूटिलिटी फंक्शन बहुत तरीके के होते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा तरीका तो है नहीं कि हम डिफाइन कर सकते कि कंज्यूमर का जो है यूटिलिटी मैक्सिमाइज करने का तरीका एक ही होगा। जैसे कि कोई अगर बिजनेसमैन है, उसको अपनी यूटिलिटी मैक्सिमाइज करने का तरीका अलग होगा। कोई अगर जॉब करता है, उसको अपनी यूटिलिटी मैक्सिमाइज करने का तरीका अलग होगा। तो ऐसे ही जो है हमारे बहुत सारे यूटिलिटी फंक्शंस है, जिसमें से एक जो है कॉब डगलस फंक्शन है, जिसमें हम कहते हैं दैट द यूटिलिटी फंक्शन, और यूटिलिटी को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, यू की फॉर्म में। ठीक है। और हम यहाँ पे लिखते हैं दैट यू इज द फंक्शन ऑफ द अमाउंट ऑफ गुड दैट द कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग ऑफ बोथ ऑफ द गुड्स, जिसलिए हमने लिखा है एक्स इंटू वाई। यहाँ पे हमने एज्यूम करा है कि एक गुड है हमारा एक्स और एक गुड है हमारा वाई, और यूटिलिटी होती है कि हम दोनों गुड को जो मल्टीप्लाई कर देंगे, जितनी हम क्वांटिटी हम कंज्यूम कर रहे हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तब हमको मिलती है कि अमाउंट ऑफ यूटिलिटी दैट द कंज्यूमर इज गेटिंग आफ्टर कंजप्शन ऑफ दोज गुड्स। ठीक है, यहां तक समझ आया? कोई डाउट? यस सर, क्लियर। तो अब जो है हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, जिससे कि हम सोचते हैं, हमने कहा कि इनडिफरेंस कर्व के बारे में शायद आप सबने सुना हो, नहीं सुना तो मैं आपको बता देता हूँ। इंडिफरेंस कर्व कहता है दैट इट इज द लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स वेयर द कंज्यूमर इज गेटिंग द
constant same level of utility with the different combination of goods of x and y. इसका मतलब है कि ऐसा जैसे कि हम assume करते हैं utility is equal to 4, इसका मतलब है x multiplied by y is equal to 4. अब हम 4 जो है बहुत तरीके से मिल सकता है हमारे को 4, x को हम 1 यूज्यूम कर ले और y को हम 4 यूज्यूम कर ले, x को हम हाफ अज्यूम कर ले और y को हम 8 अज्यूम कर ले, और जैसे कि x को अगर हम 2 अज्यूम कर ले और y को 2 अज्यूम कर ले, तो हमारे को एक यूटिलिटी मिलने का जो है हमारे को बहुत तरीके से मिल सकती है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ x एंड y. तो इन डिफरेंस का होता है इट इज द लोकस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट amount of goods that the consumer can consume to achieve the same level of utility. तो ये ऐसे कर्व्स बनते हैं. देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इंडिफरेंस कर्व इज द पॉइंट्स ऑन द कर्व गिविंग द सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी. ठीक है, तो यहाँ पे हम इस कर्व को ड्रॉ कैसे कर सकते हैं, ये बेसिक मैथमेटिकल स्किल्स है जो शायद आप सबको आता ही होगा, है ना. तो यहाँ पे जो है हमने ऐसे इसको ड्रॉ करा और ऐसे कर. अब आप सबका ये क्वेश्चन होगा कि ये x बिलोंग्स टू रियल नंबर पॉजिटिव क्यों लिखा हुआ. क्योंकि हम जब किसी भी गुड को कंज्यूम करते हैं या तो वो जीरो होगा या वो जीरो से ज्यादा होगा, कभी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता ना. किसी भी गुड की कंजप्शन कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, वो नॉन नेगेटिव होती है. इसलिए हमने लिखा है इंक्लूडिंग जीरो टू इन्फिनिटी. अब एक और चीज है कि प्राइसेस. क्या प्राइस कोई ये बताएगा कि क्या प्राइसेस कभी जीरो हो सकते हैं किसी गुड के. नहीं सर, नहीं हो सकते कभी भी. मतलब वो तो फिर फ्री में मिलेगा ना, लाइक हाँ हाँ, जिसकी डिमांड नहीं होगी वो तो हो सकता है ना. मतलब ऐसा हो सकता है कि जैसे कि ऑफर मिलते हैं कि आप, हम्म लेकिन उसमें भी प्राइस तो लगता ही है ना, मतलब. हाँ, तो मतलब मतलब प्राइस किसी का जीरो हो ही नहीं सकता, हाँ. है ना. हाँ, इसलिए हमने यहाँ पे जो प्राइस को हमने लिखा है एक्सक्लूडिंग जीरो. यहाँ पे लिखा हुआ है ना एक्सक्लूडिंग है, क्योंकि हमने ओपन ब्रैकेट बनाया हुआ है, क्लोज ब्रैकेट नहीं बनाया हुआ. इसलिए जो प्राइस का जो बनता है वो जीरो टू इन्फिनिटी एक्सक्लूडिंग जीरो. ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐसे क्यों लिखा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है कि ये जीरो टू इन्फिनिटी है. जैसे प्राइसेस आर प्लस प्लस, आर प्लस प्लस का मतलब होता है एक्सक्लूडिंग जीरो, आर प्लस का मतलब होता है इंक्लूडिंग जीरो. ठीक है, ये समझ आ गया. यस सर. ओके, तो लग्रांज फंक्शंस निरंजन ने आप सबको आज शायद पढ़ाया होगा, तो उसमें मैं थोड़ा आगे बढ़ सकता हूँ ना. और मुझे एक चीज बताओ, क्या लग्रांज फंक्शन हम आपको ये बता सकता है कि ये पर्टिकुलर पॉइंट मैक्सिमम है या मिनिमम है ऑफ द फंक्शन. कोई बताना चाहेगा. चलो, सो लग्रांज क्या हम आपको बताता है, लग्रांज हम आपको क्रिटिकल पॉइंट बताता है. लग्रांज फंक्शन हम आपको कभी ये नहीं बताता कि ये पर्टिकुलर पॉइंट इज गिविंग द मैक्सिमम और मिनिमम. उसके लिए अलग हमारे को टेक्निक्स होती है, जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है. लग्रांज gives that point only where two constants touch. Means here we will be talking about the tangency of the two curves that we will be talking about later. So it does not tell whether that point is maximum or minimum. ठीक है, इसलिए मैंने यही सब यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं आप सबको ये पीडीएफ सेंड करूंगा, जिससे कि आप सबको लिखना घर पे आराम से लिखना, कि आपके नोट्स अच्छे से बनते रहे. तो Lagrange gives only the critical points and we need to find ourselves which is the minimum or which is the maximum point. अब एक पॉइंट होता है कि जब भी हमारा जो है हमारा जब फंक्शन जो है, अगर उस पे किंक है, तो किंक जब आ जाता है तो अब वहां पे Lagrange फंक्शन यूज नहीं कर सकते. उसका रीजन ये है कि जैसे यहाँ पे किंक बना हुआ एक पर्टिकुलर पॉइंट है यहाँ पे, तो अब हम जब कोई डेरिवेटिव ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे तो कितनी सारी लाइंस बन सकती है. इसलिए यहाँ पे जो है ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं होता. ये बाद में निरंजन शायद कवर भी करे, या शायद उसने करा हो, मुझे इसका आइडिया नहीं है, बट वो जरूर करेगा. तो एनी फंक्शन विच इज हैविंग किंग is not differentiable function. That is why the Lagrange cannot be used. Lagrange can only be used where the indifference curve is in the curve position and not having a particular kink. तो इसका आपको ध्यान रखना है, जो समय के साथ आप सबको पता चलता रहेगा. तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट. No doubt. No. ओके, थैंक यू.
तो अब जो है अब हमने ये पता कर लिया है कि हमारे को किस चीज को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, वी वांट टू मैक्सिमाइज द यूटिलिटी गिवन द लेवल ऑफ इनकम, दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग द Lagrange function here, and we have seen that the indifference curve in this condition, in this case, is in the curve format and it is not having the kink. That is why we can use the Lagrange function. Okay, so here we have made up the equation of Lagrange is maximizing the utility function given the level of income. So first we are differentiating the Lagrange function with respect to x, and what we got is that we are partially differentiating the Lagrange function with respect to x. Okay, so after differentiating Lagrange function, we get y minus lambda p1, and the second equation is as follows, and you can see. Okay, and so now we are dividing the first by 2, and as follows we get this equation. These are the very important equations. इसमें बात ये है कि आप सबको ये चीजें याद रहनी चाहिए, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि एग्जाम टाइम में आप ये चीजें भूल गए, तो आप खुद ड्राइव कर सको कि ये सब आई कैसे. ओके, तो here you got y is equal to x p1 upon p2. इस चीज को, इस स्टेप को सबसे ज्यादा याद रखना कि हमने क्या करा. हमने सबसे पहले लग्रांज को जो है x से डिफरेंशिएट करा, और फिर y से डिफरेंशिएट करा, और लैम्डा से डिफरेंशिएट करा. फिर हमने फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड करा है, जिससे कि हमारे को ये वाली इक्वेशन मिली है. ठीक है, अब इसमें से जो है हम क्या करते हैं कि या तो हम y को निकाल सकते हैं या हम x को निकाल सकते हैं. यहाँ पे हमने क्या करा है कि वी हैव फाउंड आउट y इन द फॉर्म ऑफ x, राइट, क्योंकि हमारे को जो है गुड्स की डिमांड निकाल ली है इन द फॉर्म ऑफ प्राइसेस एंड इनकम. ओके, इसलिए हमने जो है यहाँ पे y को जो है इस फॉर्म में लिखा है. अब हमने जो है यहाँ पे y को जो है हम बजट कांस्टेंट में डालेंगे. बजट कांस्टेंट क्या होता है कि ये बताता है कि आप कितना कंज्यूम कर सकते हो फॉर द गिवन लेवल ऑफ इनकम एंड द प्राइसेस ऑफ द टू गुड्स. तो ये हम आपको बजट कांस्टेंट बताता है. अब हम आपको ये पूछा जा रहा है कि भाई मेरे को ऐसी क्वांटिटी बताओ x और y की, so that my utility will be maximum. That is what we are trying to find here. So after finding out y, we put it into the budget constant so as to find the x in the form of prices and income. Okay, यहाँ पे किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? No doubt. Okay, so here we try to find out the x, which we got by x is equal to m upon 2p1 and y is equal to m upon 2p2. तो ये सबसे ज्यादा इस चीज को याद रखना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट. ये बाद में जाके मतलब जब आप एंट्रेंस एग्जाम में बैठोगे तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप भाई ये सब कुछ सॉल्व करोगे. आपको याद होना चाहिए, दिमाग में आना चाहिए कि हाँ ये इसके एक्स ये होता है m upon 2p1, y होता है m upon 2p2. तो ये सब एकदम याद आना चाहिए आपको. अब जैसे कि आपने यहाँ पे x फाइंड कर लिया, y फाइंड कर लिया, अब आप फाइंड कर सकते हो कि भाई मेरी इस लेवल पे यूटिलिटी कितनी होगी. So you can say that u is equal to x into y. You can put the value of x into this, and you can put the value of y into this, and you will be getting u is equal to m square upon 4p1 p2, which will be written here. Okay. So direct utility function क्या कहता है? Direct utility function says that you must be knowing about the marginal utility. So is there anyone who does not know about marginal utility? So everyone knows. Sir, I don't know. मतलब I'm not Okay. from economics No background. problem, no problem. That's why I'm asking. Like if somebody does not know, so I will be telling. So marginality says that मैं अगर किसी एक गुड की कंजप्शन बढ़ाता हूँ तो मेरी यूटिलिटी कितनी बढ़ती है. ठीक है, अगर आप जो है आपने आपने कोई भी चीज कंज्यूम कर रहे हो, जैसे एप्पल हो गया, अगर एप्पल आप कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है, अगर आप फर्स्ट एप्पल कंज्यूम करोगे तो आपको 10 लेवल ऑफ यूटिलिटी मिलेगी. अगर आप सेकंड एप्पल कंज्यूम करोगे तो आपको ज्यादा यूटिलिटी मिलनी चाहिए, कम? ज्यादा. अच्छा, थर्ड एप्पल कंज्यूम करोगे और ज्यादा मिलेगी. ज्यादा मिलेगी. कितने एप्पल खाओगे? अच्छा ठीक है, मतलब अच्छा ठीक है, मतलब हाँ ठीक है, मतलब हाँ मैं समझ गई हाँ, आप ज्यादा क्या कहना एप्पल. चाह रहे. हाँ हाँ हाँ, तो यही लाइक मैं
सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। हाँ एग्जैक्टली कि मतलब थक जाओगे ना, इतने एप्पल खाने का मन नहीं हाँ करेगा। मतलब आई वाज टेकिंग इट हम्म, इन अनदर वे। हाँ हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम। अब जैसे डायमंड होगा तो डायमंड जितना भी आएगा तो भाई वो सीधा यूटिलिटी बढ़ेगी बढ़ेगी, है ना। या तो गुड्स पे डिपेंड करता है, बट यहाँ पे हम अज्यूम करेंगे कि अगर हमारी जो है, हम किसी भी चीज को कंज्यूम करेंगे तो हमारी जो यूटिलिटी बढ़ेगी जरूर। हाँ ठीक है, ये एग्जैक्टली है कि हमारी यूटिलिटी बढ़ेगी, इसलिए हमने लिखा है मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी डेल यू अपॉन डेल एक्स। हम अगर एक्स की क्वांटिटी को एक से बढ़ाएंगे तो हमारी यूटिलिटी बढ़ेगी, घटेगी नहीं। ठीक है। ठीक है, बट अगर मैं पूछूं कि क्या तुम्हारी यूटिलिटी ज्यादा से मतलब बढ़ेगी या ज्यादा, या बढ़ेगी या मतलब बढ़ तो रही है, बट कितनी स्पीड से बढ़ रही है, एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है या बढ़ रही है बट घटते हुए। जैसे कि अगर आपका फर्स्ट एप्पल कंज्यूम करा तो आपको 10 यूटिलिटी मिली, सेकेंड एप्पल कंज्यूम करा 8 यूटिलिटी मिली, थर्ड एप्पल कंज्यूम करा 6 यूटिलिटी मिली। तो मार्जिनल यूटिलिटी तो पॉजिटिव है। एक्स्ट्रा एप्पल कंज्यूम करने के लिए, आप एक्स्ट्रा एप्पल अगर आप कंज्यूम कर रहे हो तो आपकी यूटिलिटी तो बढ़ रही है, बट वो कम भी हो रही है एक तरीके से, है ना। ओके या तो हम ये जब हम सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ, जब भी हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी इज डिमिनिशिंग। अभी जब हम ओके मैं आपको एक बुक का नाम बताऊंगा। एक बुक का नाम है जो आप सबको मतलब पढ़नी चाहिए, जो कि एंट्रेंस में सबसे ज्यादा हेल्प करती है, वो है निकलसन एंड स्नाइडर। मैं आप सबको उसकी पिक भी सेंड कर दूंगा, क्योंकि उसको अगर आप समझ लोगे ना तो आपके लिए बहुत हेल्प रहेगी किसी भी एंट्रेंस को क्लियर करने के लिए। मैं आपको सब उसमें बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। अगर कोई डाउट हुआ करेगा तो मेरे से पूछ लिया करना, उसमें कोई डाउट नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने आपको ये मार्जिनल, अब समझ आ गया आपको। यस सर। ओके, तो मार्जिनल दोनों गुड्स में पॉजिटिव होती है। हम आगे जाके ऐसे केसेस करेंगे जहां पे कि मार्जिनल नेगेटिव भी होती है, और मार्जिनल जैसे कि ये सब चीजें हम बाद में करेंगे। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन विल टेल ओनली हाउ यूटिलिटी विल चेंज विद द चेंज इन एक्स एंड वाई। क्योंकि हमने यहाँ पे यूटिलिटी लिखा हुआ है एक्स मल्टीप्लाइड बाय वाई, तो एक्स में कोई चेंज हुआ या वाई में कोई चेंज हुआ तो यू में चेंज होएगा ना, राइट। यस सर। हाँ, तो यहाँ पे इसलिए हमने डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन लिखा हुआ है। अब डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन जो है तब चेंज नहीं होगी अगर इनकम चेंज होगी या प्राइस चेंज होगा या एक्सपेंडिचर चेंज होगा। उसके लिए हमारे को यूज करना होता है इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, जो कि डिपेंड करता है प्राइसेस और इनकम पे। जब भी हमने यहाँ पे लिखा है जब हमने यहाँ पे एक्स स्टार और वाई स्टार की क्वांटिटी फाइंड करी जो कि हमारी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर रहा है फॉर द गिवन लेवल ऑफ प्राइसेस एंड इनकम, तब हमारे को जो आ रहा है इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन आ रहा है, जो कि इज अ फंक्शन ऑफ इनकम एंड द प्राइसेस ऑफ द टू गुड्स। तो अब हमारा हमेशा एक फोकस होता है कि हम ये पूछते हैं कि भाई अगर किसी गुड का प्राइस चेंज होगा या इनकम चेंज होगी तो भाई ये बताओ कि मेरी यूटिलिटी कितने से बढ़ेगी घटेगी। क्योंकि मेरा फोकस तो ये होता ही ना कि मैं कितना गुड कंज्यूम करूँ। मेरा फोकस तो ये होता है कि मेरी प्राइस, अगर किसी गुड का प्राइस बढ़ा या घटा तो मेरी यूटिलिटी बढ़ेगी घटेगी। तो इसलिए हमारा कुछ होता है इंपॉर्टेंट होता है इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन को फाइंड करना। ऐसे एंट्रेंस एग्जाम्स आते हैं जहाँ पे कि आपसे सीधा पूछा जाता है फाइंड द इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन ऑफ दिस फंक्शन गिवन। तो आपको पता होना चाहिए कि इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन होता क्या। इसमें होता है कि हमारे जो फंक्शन दिया हुआ है उसको इज अ जो हमारा यूटिलिटी फंक्शन है इट शुड बी फंक्शन ऑफ द प्राइसेस एंड इनकम। तभी हमने यहाँ पे इस फॉर्म में लिखा है ये हमारा इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन होता है। तो यहाँ तक किसी का डाउट? तो मतलब अगर यूटिलिटी फंक्शन दिया है तो हमें लैग्रेंजियन निकाल के उसको फिर उस फॉर्म एम और पी के फॉर्म में लिखना होगा। हाँ, पहले आप एक्स वाई निकालोगे, है ना। अगर इनडायरेक्ट यूटिलिटी, हम्म, हाँ हाँ, पहले आप एक्स वाई निकालोगे, फिर आप उस एक्स वाई को और फिर यूटिलिटी फंक्शन में पुट करोगे। अच्छा, हाँ, तो जब आप पुट कर दोगे तो मतलब तब इसी आपका, तरह होगा ये। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और किसी को कोई डाउट? ओके।
मुझे लगता है कि आप सबको यहाँ तक समझ आ गया होगा, तो इसलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो जैसे जेएनयू हो गया, ऐसे जो एंट्रेंस एग्जाम्स हो गए जैसे कि आईजीआईटीआर, यहाँ पे डायरेक्ट पूछा जाता है कि आप इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन की प्रॉपर्टीज बता दो। ठीक है, जैसे कि ये हमारा इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन है, इसकी प्रॉपर्टीज बता दो। सीधा क्वेश्चन आएगा, उसमें एमसीक्यूज आ जाएंगे और आपसे आंसर पूछा जाएगा। तो आपको एक थोड़ी बहुत पता होना चाहिए कि इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन आखिर होता क्या है। तो मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टीज भी लिखी हुई है। तो जैसे आप देख सकते हो कि अगर हमारी इनकम बढ़ेगी, तो हमारे सबको पता है भाई, हमारी इनकम इनकम बढ़ती हुई किसको अच्छी नहीं लगती। कोई ऐसा होगा ही नहीं यहाँ पे कि भाई इनकम बढ़े और उसको अच्छा ना लगे, है ना। तो इनकम हमारी बढ़ेगी तो हमारी एग्जैक्टली हमारी यूटिलिटी बढ़ेगी, है ना। तो यहीं पे लिखा गया है, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन इनकम और नॉन डिक्रीजिंग इन इनकम। ऐसा हो सकता है कि भाई इनकम बढ़े तो हमारी यूटिलिटी ना बढ़े। भाई अंबानी है, भाई कितनी इनकम दे दोगे उस बंदे को, तो वो तो कितनी यूटिलिटी बढ़ जाएगी उसकी। ऐसा तो है नहीं ना वो उसकी कंजप्शन बढ़ जाएगी या फिर भाई और ज्यादा वो वर्ल्ड ट्रिप मार लेगा। पूरी जिंदगी तो एंजॉय कर ली उसने, है ना। तो इसलिए हमने लिखा है नॉन डिक्रीजिंग इन इनकम, कि यूटिलिटी अगर बढ़ेगी नहीं तो घटेगी भी नहीं। इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया दैट इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन इज नॉन डिक्रीजिंग इन इनकम। तो ये प्रॉपर्टी सबको समझ आ गई? कोई डाउट? आई होप सबको आ गई हो। ठीक है, हाँ बोलो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब जो है हम एक और प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे कि अगर हमारी इनकम नहीं बढ़ रही, हमारी सबकी इनकम सेम ही है बट चीज़ों के दाम बढ़ गए, तो अब क्या होगा कि भाई चीज़ों के दाम बढ़ गए, आप सबकी इनकम सेम है, तो आप जो है जो पहले कंज्यूम कर रहे थे उतनी क्वांटिटी आप कंज्यूम नहीं कर पाओगे, जिसकी वजह से आपकी यूटिलिटी कम हो जाएगी, है ना। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं दैट इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन प्राइसेस। इसका मतलब है कि अगर हमारे प्राइसेस बढ़ गए तो हमारे इनडायरेक्ट यूटिलिटी जो है वो कम हो जाती है, या फिर हम कहेंगे कि यूटिलिटी जो है कभी इंक्रीज होगी ही नहीं अगर हमारे प्राइसेस बढ़ते हैं, राइट। तो यहाँ पे किसी को कोई डाउट? अंडरस्टूड है। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। दैट इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन इज होमोजेनस ऑफ डिग्री जीरो इन द इनकम एंड प्राइसेस। इसका मतलब है कि अगर हम इनकम और प्राइसेस को सेम प्रपोर्शन से इंक्रीज करते हैं तो हमारी यूटिलिटी नहीं बढ़ती, क्योंकि अगर हमारे प्राइसेस भी उतना से बढ़ जाए जितना हमारी इनकम बढ़ रही है, तो भाई हम ऐसा तो है नहीं कि एक्स्ट्रा कंज्यूम कर सकते हैं। इसकी वजह से हम कह रहे हैं दैट द इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन इज होमोजेनस ऑफ डिग्री जीरो इन द इनकम एंड एज वेल एज प्राइसेस। तो एक और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको कभी भूलना मत, क्योंकि ये आप सबको अभी तो समझ नहीं आएगी, बट जब आप मैथ्स में ये क्वाजी कॉन्वेक्स, क्वाजी कॉन्केव, कॉन्वेक्स कॉन्केव यूटिलिटी यूटिलिटी कॉन्वेक्स फंक्शंस, इस सबको आप पढ़ोगे ना, तब आपको समझ आएगी कि ये चीज क्या है। बट इस चीज को याद रखना, क्योंकि यहाँ से भी सीधा उठ जाता है क्वेश्चन। तो ये आप बस याद पढ़ के रखो, क्योंकि इसको समझाना मेरे लिए अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। दैट इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन इज क्वाजी कॉन्वेक्स इन प्राइसेस। चलो ठीक है, ये हमारा जो है अभी थोड़ा बेसिक था। अब थोड़ा इसके ऊपर थोड़ा स्टार्ट हो जाएगा। तो अब जो है एक्सपेंडिचर फंक्शन। तो अभी तक जो है हमने करा कि हम यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर रहे थे जब हमको पता था कि ये हमारा एक्सपेंडिचर जो है गिवन है। अब हम एक और इसका अब मिरर वर्जन देंगे, जिसमें हम कह रहे हैं दैट वी ट्राई टू मिनिमाइज द एक्सपेंडिचर फॉर द गिवन लेवल ऑफ यूटिलिटी। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई मैंने आपको कह दिया कि आपकी यूटिलिटी 4 है, 4 यूनिट। अब आप मुझे कोई ऐसा एक्सपेंडिचर बताओ जिससे कि मैं इस यूटिलिटी को ऑब्टेन कर सकूं, बट इट शुड बी एज मिनिमम एज पॉसिबल। ठीक है, कि आई एम ट्राइंग टू मिनिमाइजिंग माई एक्सपेंडिचर फॉर द गिवन लेवल ऑफ यूटिलिटी। तो यहाँ पे हम ये चीज कर रहे हैं। तो एक तरीके से हम दोनों चीजें सेम ही है, आंसर सेम ही आते हैं, बस कहने का तरीका अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि हम कर रहे थे कि हमारे एक्सपेंडिचर फंक्शन गिवन था, हम यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर रहे थे। तो यूटिलिटी यहाँ पे, फिर ये बढ़ गई, फिर ये बढ़ गई। तो ये जो है हमारा मैक्सिमम पॉइंट है जहाँ पे कि हमारी यूटिलिटी मैक्सिमाइज होती है फॉर द गिवन लेवल एक्सपेंडिचर। अब ये
इसी का मिरर वर्जन है जहाँ पे कि हम कह रहे हैं यूटिलिटी फंक्शन हमको पता है भाई, ये फिक्स है, ठीक है। अब हमको बताओ कि कोई ऐसा एक्सपेंडिचर मिनिमम जो कि हमको ये हम इसको ऑब्टेन कर सकें। तो ये हमको ज्यादा एक्सपेंडिचर पे इतना यूटिलिटी दे रहा है, ये ज्यादा है, तो हम इससे मिनिमम कर करके हम यहाँ पे पहुंच गए। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे कि एक्सपेंडिचर मिनिमम है फॉर द गिवन लेवल ऑफ यूटिलिटी, ठीक है। अब जो है हम इसमें इसमें सबसे पहले जो है हमको इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन हमने पहले से फाइंड आउट करा हुआ होगा, तभी हम इसको आगे बढ़ सकते हैं। तो इसमें जो है हमने इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन पहले से ऑब्टेन करा हुआ, जो कि हमारा कॉप डगलस फंक्शन के लिए था m²/4p1p2, ठीक है। और ये हमारा बजट इनकम है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम जो है इनकम को निकालते हैं, जैसे कि m है, m हमारा इनकम है। सबसे पहले इसको इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन पे सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सपेंडिचर फंक्शन में, क्योंकि इससे आगे आप जाके एक और तरीके से आप डिमांड फंक्शन निकालने की मेथड लर्न करोगे, तो ये सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं ये, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन फाइंड आउट करना पड़ता है इसके लिए। जब तक आप इसको ये नहीं निकाल पाओगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे कि हमने ये निकाल लिया m²/4p1p2। अब हमने कहा लेट्स राइट इनडायरेक्ट यूटिलिटी टू बी एज फिक्स्ड एज u बार। हमने v को u बार लिख दिया। अब हम जो है यहाँ पे m की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, जो कि होगा m²/4p1p2 u बार, क्योंकि हमने इसको जो है लेफ्ट हैंड साइड लेकर, ओके। तो m²/4p1p2 u बार। अब जो है हमने m को निकालना है, तो यहाँ से स्क्वायर की वैल्यू है तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√p1p2 u बार। सो यहाँ पे हम कहते हैं दैट द एक्सपेंडिचर फंक्शन इज द फंक्शन ऑफ प्राइसेस एंड द यूटिलिटी, ओके। तो ये सब ये भी डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि दैट टेल मी दैट एक्सपेंडिचर फंक्शन इज फंक्शन ऑफ व्हाट टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पे आ जाएगा प्राइसेस एंड यूटिलिटी फंक्शन। तो यहाँ तक किसी को डाउट? नो डाउट। ओके, तो अब हमने प्रॉपर्टीज ऑफ इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन पढ़ ली। अब हमारी एक और प्रॉपर्टी होगी कि भाई एक्सपेंडिचर फंक्शन की प्रॉपर्टीज बताओ हमें। तो एक्सपेंडिचर फंक्शन हुआ कि भाई अगर हमारे प्राइसेस बढ़ेंगे, तो अगर हमको सेम लेवल ऑफ गुड्स कंज्यूम करने हैं तो हमको ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। इसलिए हमने लिखा दैट एक्सपेंडिचर फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन प्राइसेस, which means that if the price of any good increases, then obviously the expenditure will increase to consume the same level of goods. That is why we are saying that the expenditure function is increasing in prices. और एक और इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टीज भी सीधा पूछ ली जाती है, तो ये सब याद रखना। आपको अच्छे से अपने नोट्स भी बनाने हैं जिससे कि आप एग्जाम टाइम में उनको अच्छे से रिवाइज कर सकें। अब है एक्सपेंडिचर फंक्शन इज होमोजेनियस ऑफ डिग्री 1 इन द प्राइसेस। इसका मतलब क्या है दैट अगर हम जो है एक्सपेंडिचर फंक्शन को प्राइसेस अगर हमने ट्वाइस कर दिए, तो जो है हमारे एक्सपेंडिचर फंक्शन भी ट्वाइस होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर अगर हमको जो है सेम लेवल ऑफ गुड्स कंज्यूम करने हैं, जैसे कि अगर आपको 5 एप्पल कंज्यूम करने हैं और 5 ऑरेंज कंज्यूम करने हैं, और एप्पल का प्राइस है 10 रुपए और ऑरेंज का प्राइस है 10 रुपए, ठीक है, तो आपके 100 रुपए खर्च हो गए। अगर हमारा एप्पल और ऑरेंज दोनों का प्राइस हो गया 20 रुपए, तो अब आपका एक्सपेंडिचर होगा 200 रुपए। तो आपके प्राइसेस दोनों गुड के सेम लेवल से बढ़ गए, तो आपका एक्सपेंडिचर भी सेम लेवल से बढ़ गया, है ना। तो इसलिए हमने कहा दैट एक्सपेंडिचर फंक्शन इज होमोजेनियस डिग्री 1, मतलब जितने से आप प्राइस को डबल करोगे दोनों गुड के, अगर आप सेम लेवल ऑफ गुड्स की कंजप्शन हो रही है, तो आपके प्राइसेस भी दोनों गुड्स के उतने से बढ़ जाएगी। इसलिए हमारा यहाँ पे आ गया एक्सपेंडिचर फंक्शन इज होमोजेनियस डिग्री 1 इन द प्राइसेस। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी सबको समझ आ गई होगी। अगर कोई ना आए ना, तो बस तब हैंड रेज करके डाउट पूछ ले करो। तो अब जो है थर्ड प्रॉपर्टी है एक्सपेंडिचर फंक्शन इज कॉन्केव इन प्राइसेस। तो वैसे ये मैं आपको समझा सकता हूँ प्रॉपर्टी, बट इसको जो है आप कॉन्केव कॉन्वेक्स जब फंक्शन पढ़ोगे तब ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर ये कह रहे हैं कि अगर हमारे गुड्स का प्राइस सेम रहता है, मतलब अगर हमारा प्राइस बढ़ता है तो हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, और प्राइस जो है इसको समझाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा, तो इसको ना मैं स्किप करता हूँ, ठीक है, सॉरी। मैं ना इसको बाद में आपको समझाऊंगा।
मेरे को इसमें थोड़ी मुश्किल होगी, याद करना पड़ेगा मुझे, तो मैं इसको बाद में समझाता हूँ। सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो शेफर्ड लेमा के बारे में पढ़ते हैं। अभी तक हमने जो है यूटिलिटी फंक्शंस के बारे में पढ़ा, गॉस डगलस यूटिलिटी फंक्शन के बारे में पढ़ा, मार्शलियन डिमांड फंक्शन के बारे में पढ़ा, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन के बारे में पढ़ा, डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन के बारे में पढ़ा, एक्सपेंडिचर फंक्शन के बारे में पढ़ा। अब हम जो है एक और चीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो है शेफर्ड्स लेमा। ठीक है, तो हमारे जो है दो तरीके से डिमांड फंक्शंस फाइंड कर सकते हैं। एक होता है हमारा मार्शलियन डिमांड फंक्शन, और एक होता है हमारा हिक्सियन डिमांड फंक्शन। तो हिक्सियन डिमांड फंक्शन में हम क्या कहते हैं कि ये एक तरीके से प्रॉपर्टी है जो कि आपका काम आसान कर देती है, शेफर्ड लेमा की प्रॉपर्टी। इसमें जैसे कि हमने एक्सपेंडिचर फंक्शन जो हमने ऊपर फाइंड करा, ये रहा 2√P1 P2 U बार। अगर हम जो है किसी भी प्राइस से डिफरेंशिएट करते हैं उसको, तो जो है हमारे को उस गुड की डिमांड मिल जाती है। लाइक इफ वी आर डिफरेंशिएटिंग द एक्सपेंडिचर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू PI like that of P1 or P2, then we get the Hicksian demand function, which is a function of price and utility. उसमें जो था हमारा मार्जिनल डिमांड फंक्शन, वहां पे जो था हमारे एक्सपेंडिचर डिमांड फंक्शन जो था इनकम और प्राइसेस का फंक्शन था। बट यहाँ पे जो है हमारे डिमांड फंक्शन जो है वो यूटिलिटी और प्राइसेस का फंक्शन। तो यहाँ पे ये भी डिफरेंशिएशन के लिए पूछ लेता है कि मार्जिनल डिमांड फंक्शन किसका फंक्शन है, वो है इनकम और प्राइसेस का। हिक्सियन डिमांड फंक्शन किसका फंक्शन है, प्राइसेस और यूटिलिटी का। तो ये डिफरेंस जरूर याद रखना, और हम इसको निकालते हैं डिफरेंशिएटिंग द एक्सपेंडिचर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू प्राइसेस विद रिस्पेक्ट टू द प्राइस ऑफ दैट गुड। तो ये क्वेश्चन जो है कभी कभार IGIDR में या फिर IIT दिल्ली के एंट्रेंस एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसको ये फॉर्मूला को याद रखना और रिविजन करते रहना। जैसे कि अब मैं कहूँ कि हिक्सियन डिमांड फंक्शन ऑफ गुड 1 फाइंड करो, तो आप कहोगे कि भाई पहले मैं एक्सपेंडिचर फंक्शन फाइंड करूंगा, फिर जो है मैं उस एक्सपेंडिचर फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू इट्स ओन प्राइस से डिफरेंशिएट करूंगा, जो कि होगा 2√P2 U बार अपॉन 2√P1। किसी कोई ऐसा है जिसको डिफरेंशिएशन के बेसिक्स ना आते हो या भूल गया हो? अच्छा, कोई भी नहीं है, चलो अच्छी बात है ये तो फिर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जब इसको P1 से डिफरेंशिएट करा, तब हमारे को मिल जाता √P2 U बार अपॉन P1। तो और यहाँ पे जो हमने हिक्सियन डिमांड फंक्शन ऑफ गुड 2 फाइंड करा, तो जो है हमारा ये निकल रहा। तो ये फंक्शन जो आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इनकी यूजेज बहुत है आगे जाके। तो यहाँ पे हम कह रहे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हिक्सियन डिमांड फंक्शन इज फंक्शन ऑफ प्राइसेस एंड यूटिलिटी, एंड मार्शलियन डिमांड फंक्शन इज फंक्शन ऑफ प्राइसेस एंड इनकम। तो ये दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए कि भाई कोई पूछ ले कि भाई इन दोनों में डिफरेंस क्या है आखिर, तो आप बता सको कि मार्शलियन डिमांड फंक्शन इज फंक्शन ऑफ प्राइसेस एंड इनकम, एंड हिक्सियन डिमांड फंक्शन इज फंक्शन ऑफ प्राइसेस एंड यूटिलिटी। ठीक है, तो अब जो है हम आगे का पढ़ेंगे। तो कोई मुझे बताना चाहेगा यूटिलिटी फंक्शन में हम क्या करते हैं? हेलो, तो यूटिलिटी फंक्शन में हम क्या करते हैं? हाउ डू वी फाइंड द मार्शलियन डिमांड फंक्शन? कोई ऐसा बताना चाहेगा? मतलब हाउ टू फाइंड अ यूटिलिटी। हाँ, हाउ टू फाइंड द मार्शलियन डिमांड फंक्शन, हम करते क्या है उसमें? I don't know I'm exactly correct or not, but for example कोई यूटिलिटी दे रखी होती है, फिर उसे डिफरेंशिएट करते हैं और MRS निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू x और y, उन्हें इक्वेट करते हैं, उनसे मतलब जो भी वैल्यू फाइंड होती है उसे यूटिलिटी में रखते हैं, दैट्स हाउ। हाँ, तो यूटिलिटी फंक्शन मतलब उस मार्शलियन डिमांड फंक्शन में हम यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर रहे होते हैं, और हिक्सियन डिमांड फंक्शन में हम एक्सपेंडिचर को मिनिमाइज कर रहे होते हैं। हाँ, ठीक है, अब जो आपने कहा एमआरएस क्या होता है वैसे?
MRS मतलब जो मैक्सिमम MRS तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ओके ठीक है, इट इज द स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, जैसे कि हमने जो है लाग्रांज फंक्शन यूज करा था, जो हमारा वहां पे आया था y/x = p1/p2। ठीक है, याद है? तो y/x जो होता है हमारा, वो होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन MRS, जो कि होता है स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, और p1/p2 होता है स्लोप ऑफ बजट कांस्टेंट। तो ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे कि दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हो, जो आपने सही बताया कि p1/p2 = MRS, ये वो पॉइंट होता है। ओके सर। ठीक है, तो अब जो है हम थोड़ा आगे का करेंगे। अभी तक हमने कॉप डगलस यूटिलिटी फंक्शन के बारे में पढ़ा। अब हम सर एक, हाँ बोलो। सर यूटिलिटी फंक्शन को हम लोग ग्राफ के मेथड से भी तो निकालते हैं ना, मतलब। हाँ हाँ हाँ, निकालते हैं, बट अगर आपके यूटिलिटी फंक्शन एक कॉम्प्लेक्स हो जाए तो आप निकाल ही नहीं सकते ना। अच्छा, मतलब मुझे वो मेथड जो जिसमें आईसी निकालते हैं ना, इन डिफरेंस कर्व, मतलब, और फिर उसके बाद तो मतलब दैट इज वेरी मच कॉम्प्ली, मतलब मुझे समझ नहीं आता हाउ टू फाइंड इट, तो मतलब आप बता सकते देंगे प्लीज कभी? कौन सा वाला जो मतलब डायग्रामेटिक वे में होता है? हाँ। अच्छा, तो उसमें ज्यादा कुछ नहीं, जैसे कि हमने यहाँ पे करा था कि जैसे कि हमने यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व पहले बनाया। ये रहा, जैसे कि हमने इंडिफरेंस कर्व पहले बना लिया। ठीक है, हाँ। अब हमने बजट कांस्टेंट बनाया, कोई बजट कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अब डायग्रामेटिक होता है कि मैं एक ऐसा पॉइंट फाइंड कर रहा हूँ जहां पे कि इंडिफरेंस कर्व और हमारा बजट कांस्टेंट टेंजेंट हो। जैसे ये रहा हमारा बजट कांस्टेंट, ये रहा हमारा यूटिलिटी फंक्शन, और ये इस पॉइंट पे दोनों टेंजेंट है ना। हाँ। तो यहाँ पे MRS जो है वो ही हमारा, जैसे कि इस पॉइंट पे MRS क्या होगा, स्लोप, और स्लोप इसका यही है ना। हाँ। तो हाँ। यहाँ पे स्लोप ऑफ इंडिफरेंस का है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और स्लोप ऑफ बजट कांस्टेंट है p1/p2। तो ये दोनों यहाँ पे सेम होते हैं, इसलिए हमने कहा इस पॉइंट को द पॉइंट ऑफ मैक्सिमाइजिंग, द पॉइंट व्हिच इज मैक्सिमाइज द यूटिलिटी फॉर द गिवन लेवल ऑफ बजट कांस्टेंट। ये हमारा डायग्रामेटिक। ठीक है, बट थैंक यू। हाँ हाँ, इट्स ओके। बट प्रॉब्लम ये है कि हर कोई यूटिलिटी फंक्शन ड्रॉ नहीं हो सकता, हाँ। इसलिए हमको मैथ्स का यूज करना पड़ता है। ओके। ठीक है, तभी मैं ये शेफर्ड लेमा हो गया, आपके मार्शल एंड डिमांड फंक्शन हो गए, इन सबको पढ़ा। अब एक और यूटिलिटी फंक्शन होता है जो कि होता है हमारा परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स के बारे में। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स कोई है किसको जिसको पता हो और वो बताना चाहे? मतलब मैं सिर्फ गेस कर रही हूँ, हाँ हाँ, इट्स ओके। बट मतलब अकॉर्डिंग टू द टर्म परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, लाइक ऐसा कि लाइक जैसे कि कोई वैल्यू है जो एकदम मतलब उसी के जैसी है, लाइक बिल्कुल फॉर। सही। हाँ मतलब। हाँ, परफेक्ट गुड्स होते हैं कि दो ऐसे गुड, या तो मैं ए कंज्यूम कर लूं या मैं बी कंज्यूम कर लूं, मुझे दोनों सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी दे, है ना। हाँ। तो ये अगर दोनों सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी दे रहे हैं तो आप कहोगे भाई दोनों का प्राइस भी सेम होना चाहिए, है ना। क्योंकि भाई अगर हाँ। किसी का प्राइस ज्यादा हुआ तो आप उसको कंज्यूम ही नहीं करोगे, फिर वो परफेक्ट सब तो हुआ ही नहीं, है ना। तो ये एक और प्रॉपर्टी होती है उसकी कि गुड का प्राइसेस तो सेम होना चाहिए, उसके एट्रीब्यूट्स भी सेम होने चाहिए। ओके। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक तरीके से, अभी जब मैं आगे अब बढ़ूंगा परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स के बारे में, तो ये तो अभी वो ही है। ठीक है, ये तो चलो वैसे ही है, तो इसमें कुछ है नहीं। ये एक तरीके से बताया गया है कि हाउ कैन आई फाइंड द यूटिलिटी फंक्शन, हाउ कैन आई फाइंड द Hicksian डिमांड फंक्शन फ्रॉम मिनिमाइजेशन ऑफ द एक्सपेंडिचर फंक्शन फॉर द गिवन लेवल ऑफ यूटिलिटी। तो पहले मैंने आपको क्या करवाया कि पहले मैंने Hicksian डिमांड फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं फ्रॉम द इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन और द एक्सपेंडिचर फंक्शन, मैंने ये सिखाया आपको। सबसे पहले आपने क्या करा कि आपको यूटिलिटी फंक्शन दिया हुआ है, आपने मार्शल एंड डिमांड फंक्शन निकाले, फिर आपने
indirect utility function निकाला by putting those quantity of the x and y into the utility function. यहाँ तक सबको समझ आ गई ना? यस सर। हाँ, तो फिर क्या करते हैं हमने, फिर यहाँ पे जो है फिर हमने जो है एक्सपेंडिचर फंक्शन निकाला। फिर एक्सपेंडिचर फंक्शन में हमने शेफर्ड लेमा लगाया, डिफरेंशिएशन ऑफ द प्राइसेस विद रिस्पेक्ट टू द गुड। फिर हमको जो है इनपुट्स की क्वांटिटी मिली, जिससे कि जिसको हमने कहा हिक्सन डिमांड फंक्शन। ठीक है, अब इसको निकालने का एक और तरीका होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था आपको कि भाई यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हमने यहाँ पे एक्सपेंडिचर को मिनिमाइज कर रहे हैं फॉर द गिवन लेवल ऑफ यूटिलिटी। तो भाई आप कहोगे भाई इतना लंबा मेथड तो मैं करना नहीं चाहती या चाहता, मुझे वो ऐसा तरीका बताओ जिससे कि मैं सीधा निकाल सकूं। तो उसका भी तरीका है, उसका तरीका अब हम करेंगे। अब हम कह रहे हैं कि लाग्रांज फंक्शन हम कर रहे हैं। अब हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मिनिमाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर P1x plus P2y which is the expenditure, इसको हमने मिनिमाइज करना है फॉर द गिवन लेवल ऑफ यूटिलिटी जो कि है u0 minus xy। तो यहाँ तक इसको हमने कैसे फॉर्म करा है, इसमें कोई किसी को प्रॉब्लम है? नो सर। ओके ग्रेट। तो यहाँ पे हमने क्या करा है कि हमने मिनिमाइज कर रहे हैं हम एक्सपेंडिचर को फॉर द गिवन लेवल ऑफ यूटिलिटी। तो हम यहाँ पे फिर से x से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, y से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, लैम्डा से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, फिर हम कर रहे हैं डिवाइडिंग 1/2। तो हम कह आप कहोगे कि यार सर इसमें तो सेम लेवल ऑफ हमको सेम कंडीशन मिल गई, फिर से y इक्वल टू एक्स P1 अपॉन P2। तो अगर आपने गलती कर दी है कि आपने इसको जो है बजट कांस्टेंट में पुट कर दिया, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमने यूटिलिटी को गिवन करा है, सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी। तो हम y की वैल्यू जो है इस बार इसमें डालेंगे। ठीक है, तो हमने डाला यहाँ पे u नॉट u बार माइनस एक्स इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाय एक्स P1 अपॉन P2। तो यहाँ से हमने x की क्वांटिटी फाइंड करी और ये देखो सेम आया P2 अपॉन P1 u बार, और ऊपर भी सेम आया था P2 अपॉन P1 u बार जूट। ठीक है, ये हमारा मैथमेटिकल वे है निकालने का। x निकाल लिया, y निकाल लिया, एक्स इन डिमांड फंक्शन फ्रॉम मिनिमाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम है? सर हाँ बोलो। सर ये यू नॉट माइनस एक्स वाई कैसे बना वो यूटिलिटी फंक्शन? देखो हमने कहा कि हमने एक यूटिलिटी जो है गिवन है। अब u इक्वल टू एक्स वाई हमारा यूटिलिटी फंक्शन था ना। तो यस हमने सर। कहा कि एक पर्टिकुलर यूटिलिटी में आपको कह दिया है कि भाई यूटिलिटी आपकी 4 है। अब मुझे कोई ऐसा एक्सपेंडिचर बताओ जो कि आपको हेल्प करे उस यूटिलिटी को अचीव करने में, बट इट शुड बी मिनिमम। बट आपको तो पहले ही बता दी ना आपकी यूटिलिटी 4 है, तो आप u के बदले आप 4 लिखोगे ना, 4 माइनस एक्स वाई। यस। हाँ, तो बस हमने यहाँ पे लिख दिया यूटिलिटी आपकी u नॉट है जो कि फिक्स है, इसलिए यहाँ पे u नॉट लिखा हुआ है। डाउट कोई? ओके। हाँ, तो यहाँ पे हमने u नॉट लिखा है। अब आप बाद में जाके u नॉट को u बार लिख दो, बात है कि u नॉट लिखो u बार लिखो, उसमें कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। इसलिए हमारा यूटिलिटी फंक्शन एक्सटेंड डिमांड फंक्शन से और मार्जिनल डिमांड फंक्शन से सेम निकला है। तो यहाँ तक तो मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो अब जो है हम सेकंड फंक्शन स्टार्ट करते हैं जो कि हमारा परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स है। कोई है जैसे कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स बताया आपने, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स का बताना चाहे? So we can say that perfect complements are good that are consumed together. हाँ, right. Perfect complements are those goods which are consumed together to satisfy a particular want. Like that, if you want to drink tea, you will definitely, if you are not having the sugar, so you will be putting sugar so as to have a good taste. So the sugar and tea are perfect complements, and petrol and car are perfect complements. तो perfect complements में एक सबसे बड़ी खराब बात है कि भाई अगर किसी भी गुड का प्राइस बढ़ा तो दूसरे गुड की भी डिमांड कम हो जाएगी, है ना? या गलत गलत बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ मैं? सर दोनों का प्राइस इंक्रीज कर।
नहीं, अगर एक गुड का प्राइस बढ़ा, जैसे कि अगर पेट्रोल का दाम बढ़ा तो कार की डिमांड बढ़ेगी घटेगी? सर घट जाती है। हाँ, तो यही परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स में होता है कि दोनों, अगर किसी भी गुड की प्राइस बढ़ता है तो दूसरे गुड की भी डिमांड कम हो जाती है। तो अब इसका भी यही तरीका है कि भाई इसका यूटिलिटी फंक्शन कैसे बनाते हैं। मैंने कहा कि आपकी यूटिलिटी जो है आपको 4 मिल रही है, तो मिनिमम ऑफ x, y इज इक्वल टू 4। अब इसमें क्या है कि अगर आपका x 4 है और y की कोई बड़ी क्वांटिटी है, तो मिनिमम ऑफ 4,6 इज 4, मिनिमम ऑफ 4,8 इज 4, है ना। तो यहाँ पे जैसे कि हमारा x4 है, x4 है, ठीक है, ये हमारा 4 है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि x5 बढ़ गया, x6 हो गया, x7 हो गया, x8 हो गया, तब भी आप यूटिलिटी तो 4 ही है ना, तो हमारा ये यूटिलिटी फंक्शन हो गया। अब मैं कह रहा हूँ कि y इज इक्वल टू 4 है, अब x जो है हमारा 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, तब भी हमारा मिनिमम ऑफ x, y तो हमारा 4 ही रहेगा, तो हमारा ये यूटिलिटी फंक्शन हो गया, ठीक है। कोई डाउट? नहीं है ना कोई डाउट? नो चलो, सर। हाँ चलो। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था, लग्रांज फंक्शन हमारा वहां पे यूज नहीं हो सकता जहाँ पे कि किंक आ जाए। अब यहाँ पे किंक आ रहा है, एक ऐसा पॉइंट आ रहा है जहाँ पे कि भाई हम अगर कोई भी टेंजेंट बनाते हैं तो भाई इनफाइनाइट टेंजेंट बन जाएंगे यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे जो है हम लग्रांज फंक्शन यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे हमारी एक दूसरी प्रॉपर्टीज होती है जो कि आपकी बहुत ज्यादा यूज आएगी आने वाले सारे क्वेश्चंस पे, ठीक है। यहाँ पे हम कहते हैं दैट द हमारी यूटिलिटी को जो है मैक्सिमाइज वहीं पे होगी जहाँ पे कि हमारी एक्स की क्वांटिटी और वाई की क्वांटिटी सेम होगी। क्योंकि आप कहो कि भाई अगर मैं एक्स की क्वांटिटी 4 कंज्यूम कर रहा हूँ, अगर मैं वाई की क्वांटिटी 5 कंज्यूम करूँ, 6 कंज्यूम करूँ, क्या आपकी यूटिलिटी बढ़ रही है? नहीं बढ़ रही ना, सेम रह रही है। तो फिर आपको फायदा ही क्या है कि भाई आप वाई की ज्यादा क्वांटिटी लो अगर आप एक्स की 4 क्वांटिटी ले। तो यहाँ पे हम ये अभी मैं बेसिक मेथड बता रहा हूँ, जब हम थोड़ा आगे जाएंगे तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, बट बेसिक्स याद रखना। तो इसमें क्या होता है कि हम एक्स और वाई की सेम क्वांटिटी यूज कर रहे हैं, एक्स इज इक्वल टू वाई। तो हम जब यहाँ पे बजट कॉन्स्टेंट आपको होता है कि हम मैक्सिमाइज यूटिलिटी फॉर द गिवन बजट कॉन्स्टेंट, तो हमारी यूटिलिटी मैक्सिमाइज वहीं पे हो रही है जहाँ पे कि हमारा एक्स इज इक्वल टू वाई है। तो हमने यहाँ पे वाई के बदले एक्स को पुट कर दिया। तो जब हमने y के बदले x को पुट करा तो हमारा ये फंक्शन हो गया, x को हमने कॉमन लिया तो p1 प्लस p2 इनसाइड ब्रैकेट में बच गया। जब हम इसको यहाँ पे लेके जाएंगे तो हमारा x आ गया m1 p1 प्लस p2, ठीक है। और x इज इक्वल टू y है तो x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू m1 p1 प्लस p2। ये हमारा हो गया मार्शलियन डिमांड फंक्शन। यहाँ पे किसको कोई डाउट? नो डाउट? चलो यस। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? मार्शलियन डिमांड फंक्शन को किसी चीज में पुट करते हैं, किस पे करते हैं? कौन से इससे निकालना है? मार्शियन डिमांड फंक्शन मतलब कहाँ से निकालना है ये? हाँ, हमें अब इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन निकालना है, तो हम कैसे निकालते हैं? इसको निकालते हैं हम, जो हमने मार्शलियन डिमांड फंक्शन पुट करे हम यूटिलिटी फंक्शन में पुट करते हैं। जैसे x हमने निकाला m upon p1 plus p2, y हमने निकाला m upon p1 plus p2, तो हमने we just put those values into the utility function and so we get the indirect utility function. अब दोनों now both of them are same, so we will put the indirect utility function is equal to m upon p1 plus p2. तो अब जो है, अब फिर से हम आपको हिक्सन डिमांड फंक्शन निकालना है, तो फिर से हम वही तरीका निकालेंगे। ये push why I'm doing all of these so that these steps will get into your minds and you won't face problem while doing these questions. That is why I am doing these concepts again and again and telling you these things so that you will never forget these concepts. So now again we try to find the expenditure function and we
like we take the P1 plus P2 to the left hand side and we get M is equal to P1 plus P2 multiplied by U bar. And again, we use the Shepard lemma to find the X in demand function, which we get by differentiating the expenditure function with respect to the prices of their respective goods. And we get X1H is equal to U bar and X2H is equal to U bar. ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है, ये जो थोड़ी बहुत मैंने साइड में चीजें लिखी है ना, ये आपको धीरे धीरे बाद में मैथ्स के साथ समझ आती रहती है। तो अभी तो समझना मुश्किल होगा, या मेरे लिए भी जाना क्योंकि कॉन्वेक्स कॉन्केव फंक्शंस हर किसी को अभी इतना पता आइडिया नहीं होगा, तो इसलिए मैं ये सब कुछ स्किप कर रहा हूँ अभी। आपके बाद में अगर आपको कोई डाउट हो, जैसे किसी को अगर कॉन्वेक्स कॉन्केव के बारे में पता हो तो वो मेरे से बाद में पूछ सकता है। ठीक है, तो अभी तक हमने जो है कॉफ डगलस के बारे में पढ़ लिया, हमने परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम एक और यूटिलिटी फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे जो कि है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। तो एक चीज मैं और करूंगा कि मैं थोड़ी बहुत ना वीडियोस बना दूंगा, शॉर्ट वीडियोस, कि आप सब जो है ना आगे के कंसेप्ट कर सको, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर किसी को बेसिक्स समझ आए। और अब सिलेबस बहुत वास्ट है, तो मैं थोड़ी बहुत शॉर्ट वीडियोस भी बना दूंगा कि सिलेबस में कवर कंप्लीट करता रहता हूँ बीच बीच में। ओके, किसी को डाउट, किसी को प्रॉब्लम है ना इससे? चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो है थर्ड यूटिलिटी फंक्शन जो कि है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स के बारे में फिर से कोई डेफिनेशन बताना चाहेगा? यस, हेलो। Sir, the goods which are used in place of one another. हाँ हाँ, राइट राइट राइट। तो यहाँ पे भी जो बात है, यहाँ पे भी हम लग्रांज फंक्शन को यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका एक, जैसे कि अगर हमने कहा दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, जैसे कि हमने कहा दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो हमने इसका यूटिलिटी फंक्शन बनाया। तो इसको परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स को रिप्रेजेंट करने का जो वे होता है ना, ये होता है x प्लस वाई या ax प्लस by, क्योंकि इसके कॉम्प्लेक्स हम बाद में करेंगे। अच्छा, एक सेकेंड। हाँ, एक सेकेंड। तो मैं, am I audible? Yes, sir. Okay, so here we have drawn the utility function of the perfect substitutes, where x plus y is equal to 4, and if y is equal to 0, then x is equal to 4, and this is the utility function that we have got. Now again, there is like, if Lagrange cannot be used, the question of you guys will be that why are we not able to use the Lagrange function? So let's see why are we not able to. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, that we want to maximize the utility for the given level of budget constraint. तो utility function जो है x plus y plus lambda m minus p1x minus p2y. Again, we differentiate with respect to x and differentiate with respect to y. And if we divide equation 1 and equation 2, we get p1 is equal to p2. But problem क्या है कि ये बस तभी होगा जब p1 और p2 दोनों सेम हो गए। बट जरूरी नहीं है कि भाई दोनों के प्राइसेस सेम हो। ये आप कहोगे कि भाई ये कैसे हो सकता है कि अगर प्राइसेस ये अगर डिफरेंट होंगे तो भाई ये दोनों तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो ही नहीं सकते। बट इसके भी थोड़ी बहुत कंडीशंस हम आगे जाके पढ़ेंगे जब कि ऐसा हो सकता है, जब हमारे परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में थोड़े बहुत चेंजेस हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लग्रांज फंक्शन हमेशा यूज नहीं कर सकते, या फिर यहाँ पे हम कर ही नहीं सकते। बट इफ p1 और p2 is not equal to 0, not they are not same, so different values of lambda, so Lagrange cannot be used. ठीक है, तो हम यहाँ पे अब एक फर्स्ट इजी केस करेंगे, उसके बाद जो हम थोड़े कॉम्प्लेक्स केसेस में जाएंगे। अब जैसे टी एंड कॉफी है। नाउ इफ देयर इज अ पर्सन हु इज इंडिफरेंट बिटवीन द कंजप्शन ऑफ बोथ टी एंड कॉफी,
so then we will say that the tea and coffee are perfect substitutes. But like I do not drink tea, so for me they are not perfect substitutes. So it depends upon the person to, it depends upon person to person. So इन यहाँ पे जो है थोड़ी बहुत जो नॉन इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के हैं उनको ये लगेगा कि भाई ये क्या चल रहा है, क्योंकि ये यहाँ से थोड़ी स्टोरी ना कॉम्प्लेक्स होती है। बट कोई डरने की बात नहीं है या फिर कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप धीरे धीरे सब कुछ सीख जाओगे। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई डीएससी या इन बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के ही पढ़ रहे होते हैं, नहीं, नॉन इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के भी होते हैं और सब अच्छा करते हैं जब भी पहुंच जाते हैं इसमें। तो यहाँ पे हम केसेस कंसीडर करते हैं, 3 केसेस कंसीडर करते हैं। यहाँ पे हम कहते हैं कि अगर प्राइस ऑफ गुड P1 इज लेस देन दैट ऑफ प्राइस ऑफ गुड P2 है, तो अगर प्राइस ऑफ गुड 1 जो है वो कम है प्राइस ऑफ गुड 2 से और दोनों गुड्स परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स है, तो आप क्या गुड कंज्यूम सेकंड गुड कभी कंज्यूम करोगे? No, sir. नो ना, हाँ, क्योंकि भाई जब दोनों गुड आपको सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी दे रहे हैं तो आप गुड टू कंज्यूम ही नहीं करोगे क्योंकि उसका प्राइस ज्यादा है। तो इसलिए हम कहते हैं दैट द कंजप्शन ऑफ गुड टू इज 0 एंड P1 x is equal to m. So we find the quantity of x star is equal to m upon P1. तो ये क्यों हो रहा है? Because P1 is less than P2. So if the price of tea is less than price of coffee and both are perfect substitutes for you, so you will definitely consume tea only. That is why you will be spending all your income on the consumption of good X, and that will be equal to the total level of income divided by the price of that good. So we get X star is equal to m upon P1, and the demand for the good 2 will be 0, and that is how we have written the m upon P1 comma 0. Now this is an alternative case where the price of good 1 is more than that of price of good 2. So in this case, you will be consuming all of good Y and no consumption of good 1 will be happening. That is why the consumption of Y will be m upon P2, which will be equal to the total level of income that you will be having divided by the total level of divided by the price of the good 2. So this will be m upon P2 and it will be 0 comma m upon P2. This is the corner solution. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब एक और केस है जब हम कहेंगे कि ये तो हम यहाँ पे 3 केसेस कंसीडर करते हैं, P1 लेस देन P2, P1 ग्रेटर देन P2 एंड P1 इक्वल टू P2। अब हम कह रहे हैं कि P1 इक्वल टू P2 है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि या तो मैं X की क्वांटिटी 0 कंज्यूम करूँ, Y की क्वांटिटी m upon P2 कंज्यूम करूँ, X की क्वांटिटी m upon P1 कंज्यूम करूँ, Y की क्वांटिटी 0 कंज्यूम करूँ, या फिर मैं इन दोनों के बीच का कोई मिडिल पाथ यूज कंज्यूम करूँ। तो जो है हमारे इस यूटिलिटी फंक्शन के बीच में कोई सा भी पॉइंट लाई हो सकता है अगर हमारा P1 upon P2 is equal to P1 upon P2 P1 and P2 both are same। इसलिए हम कहते हैं कि x की क्वांटिटी ये हो सकती है और हमने y का जो है एज अ फंक्शन ऑफ x निकाल दिया, तो हम यहाँ पे जो भी x की क्वांटिटी पुट करेंगे हमारे को y की क्वांटिटी मिल जाएगी इससे। ठीक है, तो हम इस फंक्शन को ऐसे लिखते हैं that x star y star is equal to m upon P2 minus P1 upon P2 x star for x star belonging to 0 to m upon P1। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट? So we can use Lagrange in the case of P1 is equal to P2 as it will be an interior solution. हाँ, बट जरूरी नहीं ना P1 P2 सेम हो ही। जैसे कि अगर कोई ब्रांडेड चीज है, अगर आप कहो कि भाई मेरे को फर्क नहीं पड़ता ब्रांड का, मेरे को तो कपड़े पहनने से मतलब है, तो आपके लिए तो ये दोनों सब्स्टिट्यूट्स हैं। बट भाई अगर कोई ब्रांड की चीज होगी तो भाई वो चीज महंगी होगी, है ना। तो अब जैसे MI है और एक है सैमसंग के सारे फंक्शन आपको MI सस्ते में दे देगा। अब आप इनडिफरेंट हो दोनों के बीच में, तो आप कहोगे भाई मैं तो MI ले लूंगा, सस्ता मिल रहा है ना। तब आप जो है लैग्रांज यूज नहीं कर सकते, है ना, समझ आ गया। तो अब इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन को निकालने के लिए हम वही चीज करते हैं कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने कहा इफ P1 is less than P2
तो हमारा यूटिलिटी फंक्शन है x स्टार प्लस y स्टार। तो अगर प्राइस ऑफ गुड 1 इज लेस देन दैट ऑफ प्राइस ऑफ गुड 2, तो आप गुड 1 ही कंज्यूम करोगे बस। तो जो कि होता है m/p1, इसलिए जो आपकी यूटिलिटी आई वो है m/p1। तो इसमें देखो आपको एक चीज, अगर जैसे कि मुझे मैं अगली क्लास से ना थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी भी सीख लूंगा, मैं थोड़ा लिखना भी स्टार्ट करूंगा। निरंजन को ये सब कुछ ज्यादा अच्छे से आता है, मुझे थोड़ा कम अच्छे से, बट मैं सीख जाऊंगा ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो अगर हमारा P1 इज लेस देन P2 है तो हमारा m/P1 आ जाएगा यूटिलिटी। तो जैसे कि अगर हमारा P1 इज लेस देन, जैसे कि 1 इज लेस देन 2 है, बट अगर हम जैसे कि 2 इज लेस देन 3 है, बट अगर हम इसको रेसिप्रोकल करते हैं 1/2 और 1/3, तब हमारा 1/2 इज ग्रेटर देन 1/3 आ जाता है ना। तो इसमें हमारा यही है कि m/P1, जैसे कि P1 इज लेस देन P2 है तो हम 1/P1 इज ग्रेटर देन 1/P2, और m हमारा सेम है तो इसलिए m/P1 इज ग्रेटर देन m/P2। तो इसलिए हमारा ये इनडायरेक्ट फंक्शन m/P1 आ गया। तो जब हमारा P1 इज ग्रेटर देन P2 होता है तो हमारा इनडायरेक्ट फंक्शन m/P2 होता है, और P1 इज इक्वल टू P2 तो आइदर m/P1 और m/P2, यूटिलिटी हमारा ये हो जाता है। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट? चलो अब इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, इसमें ही बात। तो फिर इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है कि हमने इसको पुट करा x स्टार की वैल्यू और m स्टार की वैल्यू, मैक्सिमम जो भी है वो हमारा आ जाता है m/। अब यहाँ पे जो मैक्सिमम है ये डिपेंड ही हमारा प्राइसेस पे कर रहा है। अब अगर हम कह रहे हैं कि m/2 और m/3, तो मैक्सिमम कौन सा होगा? इसमें मैक्सिमम होगा जिसकी m/2, जो कि हमारा डिनोमिनेटर जिसका भी मिनिमम होगा ना, वही हमारा यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करेगा। इसलिए हमारा जब हमने इसको लिखा मैक्सिमम ऑफ m/P1 m/P2, ये हमारा मैक्सिमम जब होगा जब हमारा डिनोमिनेटर में जो है प्राइस जो है मिनिमम होना चाहिए। तो m/minimum ऑफ P1 P2। तो यहाँ तक मुझे लगता नहीं कि इसको डाउट होगा इस चीज में। तो अब जो है हम आपको फिर से एक से डिमांड फंक्शन निकालना है, उसको निकालने के लिए हम जो है एक्सपेंडिचर एज अ फंक्शन ऑफ यूटिलिटी एंड प्राइसेस निकालेंगे। तो इसलिए जो है हमारा ये जो है लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, और फिर हमारा एक्सपेंडिचर फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ प्राइसेस एंड यूटिलिटी। तो अब जो है हम यहाँ पे फिर से केसेस बनाएंगे। तो अगर आपको आगे भी जाकर कोई प्रॉब्लम आ रही हो ना तो मुझे बाद में जाके पूछ लेना। तो अगर आपका प्राइस ऑफ वर्क गुड इज लेस देन दैट ऑफ प्राइस ऑफ गुड 2 है, तो P1 U बार हो जाएगा, और हमारा एक्सटेंड डिमांड फंक्शन X1H हो जाएगा इज इक्वल टू U बार। और हमारा अगर प्राइस ऑफ वन गुड इज लेस देन दैट ऑफ प्राइस ऑफ गुड 2 है, तो ऑब्वियसली आप गुड 1 ही कंज्यूम कर रहे हो तो गुड 2 हमारा 0 ही होगा। सिमिलरली इस केस में, और इस केस में क्या होगा, हमारा अगर प्राइस ऑफ गुड 1 इज द सेम एज दैट ऑफ प्राइस ऑफ गुड 2, तब हम कहेंगे कि हमारा X1H प्लस X2H इज इक्वल टू U बार। ठीक है, ये एक कंडीशन बन जाएगी आपकी, क्योंकि आप किसी भी लेवल को कंज्यूम कर सकते हो अगर हमारे दोनों के प्राइसेस सेम है, बट आपको इन टोटल यूटिलिटी जो है इसकी U बार मिलेगी। तो ये एक तरीके से लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया एक तरीके से। ठीक है, और X1H और X2H इस इंटरवल में लाया करेंगे। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर, समझ आ गया। चलो बढ़िया। चलो चलो एक और यूटिलिटी फंक्शन करते हैं, फिर इसके बाद जो है फाइंड करते हैं क्लास। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हमारा एक और यूटिलिटी फंक्शन है जो कि मैक्सिमम ऑफ x1 x2 है। मैक्सिमम ऑफ x1 x2 है। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे ये अच्छा फंक्शन है जहाँ पे हम कह रहे हैं दैट यूटिलिटीज मैक्सिमम ऑफ x1 x2 दे आर द इंडिविजुअली मोनोटोनिक बट कैन नॉट बी कंज्यूम टुगेदर। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप कहोगे कि आपकी अगर मोनोटोनिक का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी भी गुड की कंजप्शन बढ़ाओगे ना तो आपकी यूटिलिटी भी बढ़ेगी। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे आप दोनों को एक साथ कंज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि आपका टेस्ट सही नहीं बैठेगा। जैसे कि बहुत से लोग होते हैं जिनको दूध पीना पसंद नहीं होता, और जिनको दूध पीना, चलो एग्जाम्पल अब मैं उसका याद नहीं आ रहा मुझे, चलो इसको मैं लेता हूँ कर्ड, दही और दूध। ठीक है, किसी को दही और दूध दोनों पसंद है,
बट किसी को वो दोनों चीजें एक साथ कंज्यूम करना पसंद नहीं है, ठीक है। तो ये एक तरीके से वैसे एग्जाम्पल हो गया कि अगर मेरा कर्ड अगर बढ़ेगा कंजप्शन तो मेरी यूटिलिटी बढ़ेगी, मेरा अगर दूध का कंजप्शन बढ़ेगा तो मेरी यूटिलिटी बढ़ेगी, बट अगर मैंने दोनों को कंज्यूम करा एक तो मेरी यूटिलिटी घटेगी, ठीक है। तो इस तरीके से ले सकते हैं, जैसे कि मिल्क हो गया, बियर हो गया, अगर हमारा, और पिकल हो गया, आइसक्रीम हो गया, अचार हो गया, आइसक्रीम, तो मतलब कॉम्बिनेशन ही बैठ रहा ना, तो इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा। ये यूटिलिटी फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आगे जाके, ठीक है। तो हमने लिखा मैक्स ऑफ x1, x2 इक्वल टू 4। तो हमने इसका यूटिलिटी फंक्शन ऐसे बनता है कि x1 हमारा 4 हो गया, y हमारा 0 हो गया, और x1 हमारा 0 हो गया और y हमारा 4 हो गया, और x1 x2 4 4, क्योंकि मैक्सिमम 4 4 हमारा 4 ही होता है, तो हमारा ये यूटिलिटी फंक्शन बन गया। इसके डायग्राम में कोई किसी को डाउट? चलो ठीक। तो यहाँ पे भी जैसे कि किंग आ गया, तो यहाँ पे अगेन लाग्रांज नहीं यूज कर सकते, तो इसका एक और मेथड जो हम आगे जाके पढ़ेंगे वो मैं बताऊंगा आपको। अब एक और फंक्शन आता है कॉन्केव फंक्शन। अगर हमारा जैसे अभी तक हमारा यूटिलिटी फंक्शन था, एक ऐसा कर्वेचर बन रहा था जो कि ओरिजिन की तरफ था। अगर हमारा कर्वेचर जो है ऐसा बने जो कि ओरिजिन के अपोजिट हो, then we will say that the function is concave and not convex. Then again we cannot use the we cannot use the Lagrange function. We will be finding out the reason of why we can't use the Lagrange function in this case later. Okay, now we are doing another now in the case of the maximum utility function, we want to find out how do we find the x and y. In this case, if we say that price of good 1 is less than that of price of good 2, तो हम यहाँ पे जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि अगर आपका गुड प्राइस जो है मिल्क का कम है प्राइस ऑफ बियर से, तो आप you will be consuming the milk itself. That is why you are writing the x is equal to this. X is equal to m upon p1 and y is equal to 0. And if the price of milk is more than that of the price of beer, so you will be consuming 0 quantity of milk and higher quantity of beer. You will be spending all your income on this. जैसे कि यहाँ पे जो है ना, इस चीज को हम थोड़ा स्लो के मीडियम से समझेंगे बाद में, जिससे कि आपको आगे जाके इसको सॉल्व करना आसान हो सके। जैसे कि वहां पे ये था परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स में कि अगर आपके दोनों का प्राइस सेम होगा तो आप किसी भी कॉम्बिनेशन में x और y को कंज्यूम कर सकते हो फॉर द गिवन लेवल ऑफ इनकम। बट यहाँ पे क्या है, अगर आपका प्राइस अगर दोनों का सेम है तो या तो आप x कंज्यूम करोगे या y को कंज्यूम करोगे, दोनों को कंज्यूम नहीं करोगे, क्योंकि ये आपकी यूटिलिटी घटा देता है। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है दैट या तो हमारा m अपॉन p1 0 होगा या 0 m अपॉन p2 होगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट है यहाँ? है किसको डाउट? नो सर। चलो ठीक है। तो अब यहाँ पे फिर से एक तरीके से हम इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन निकालेंगे, जहाँ पे कि प्राइस ऑफ 1 इज लेस देन प्राइस ऑफ 2 है, तो हम प्राइस ऑफ 1 लेस देन प्राइस ऑफ 2 है, तो हम x की कंजप्शन करेंगे, तो m अपॉन p1 0 मैक्सिमम हो गया m अपॉन p1, इसमें हमारा m अपॉन p2 और इसमें हमारा m अपॉन p1 या फिर m अपॉन p2। ठीक है, तो हमारा इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन आ गया मैक्सिमम ऑफ m अपॉन p1 m अपॉन p2। तो अगेन वही होगा कि भाई इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द डिनोमिनेटर, या अगर जिसका प्राइस कम होगा हम उसकी ज्यादा कंजप्शन करेंगे, तो मिनिमम ऑफ p1 p2 और m इज इक्वल टू u बार इनटू मिनिमम ऑफ p1 p2, जो हमारा एक्सपेंडिचर फंक्शन आ गया। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे प्राइसेस से सो एज टू गेट द हिट्स इन डिमांड फंक्शन द थ्री डिफरेंट केसेस व्हिच इज गिवन हियर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? चलो एक बार मैं आपको बस एक बार मैं आपको एक और चीज बताता हूँ कि
कि हम क्या क्या इसमें कवर करेंगे। ये तो आपको ये पीडीएफ दिख रही है? आपको ये दिख रहा है डॉक्यूमेंट? यस सर। हाँ, तो इसमें जो है हमने आज मार्शियन डिमांड फंक्शन के बारे में पढ़ा है। वेरियस डिमांड फंक्शन, मार्शियन डिमांड फंक्शन, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, हिग्स डिमांड फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ मार्शियन डिमांड फंक्शन। ठीक है, तो हमने ये सब पढ़ा है। ये जैसे कि वर्कशॉप 1 है जो है मुझे कंप्लीट, मतलब थोड़ा बहुत मुझे जो है अलग से क्लासेस लेनी पड़ेगी जिससे कि मैं आपको ये कंप्लीट कर सकूँ, कि ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है और इसको मैं जो अगर आपको फास्ट भगा दूंगा तो आपके लिए आगे की प्रॉब्लम आ जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ इसमें। तो हमने यहाँ तक तो थोड़ा पढ़ लिया है और आगे का जो है मैं इसमें थोड़ी आपकी क्लासेस लूंगा अलग से। तो वहाँ पे आप लेक्सिकोग्राफिक प्रेफरेंस, लट्सकी, हिक्सियन सब्स्टिट्यूशन, तो ये सारे टॉपिक्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और इसकी मैं आपसे अलग से क्लासेस लूंगा। तो यहाँ आज जो हमने पढ़ा है उसमें कोई डाउट है आपको? नो सर। तो अब नेक्स्ट क्लास हम अभी एक्सटेंड कर ले, मतलब या फिर आपको कल करें? बताओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ बताओ, एक और यूटिलिटी फंक्शन क्वासी कॉन्वेक्स है, तो हाँ ये और कर लेते हैं, इसको और कर लेते हैं थोड़ा, ये फिर तो समझ लिया है। ठीक है, हाँ। या फिर ऐसा करते हैं कि निकल्सन स्नाइडर जो है इसके आप थोड़े बहुत, मैं आपको चैप्टर सजेस्ट कर दूंगा, आप थोड़ा सा उसमें से भी पढ़ना जिससे कि आपको उसमें डाउट हो तो आप उससे पूछ सको, क्योंकि अगर आगे का मैंने क्वासलिनर प्रेफरेंस पढ़ाते हो थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो हम इसको यहाँ पे रोके, और आपको अगर कोई अलग से डाउट हो कि मेरे से पूछना चाहते हो कि कैसे पढ़ना चाहिए, किस किसके लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, इसके लिए आप डिस्कस कर सकते हो मेरे से, मेरे बारे में पूछ सकते हो, कुछ भी अगर डिस्कस करना चाहो। सर क्वेश्चंस किधर से कर रहे हैं, मतलब जो हाँ अभी हम्म पढ़ा है उसका क्वेश्चन? हाँ, तो अभी जो है ना सबसे पहले इनके कंसेप्ट को ना आप स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि ना बेसिक से ही क्वेश्चंस उठते हैं। जैसे निकल्सन है, मैं अगर इसकी पीडीएफ मिलती है निकल्सन स्नाइडर की, तो उसको पढ़ना स्टार्ट करो, या फिर अगर आप बुक खरीद सकते हो, क्योंकि वो बुक खरीदना बेस्ट है, तो उसको खरीदो। और उस पर अगर आप पढ़ोगे ना, मतलब वो बुक ऐसी है कि अगर आप उसको जितनी बार पढ़ोगे, 10 बार, 15 बार, 20 बार, आपकी चीजें ना दिमाग में आती रहेगी और क्वेश्चंस वहीं से उठते हैं। जैसे कि यहाँ से जो मैं आपको सबको पढ़ा रहा हूँ, इससे जो आप प्रीवियस ईयर्स को समझना स्टार्ट कर पाओगे, और अगर प्रीवियस ईयर्स हो गए और फिर थ्योरेटिकल पे क्वेश्चंस उठ गए तो वो निकल्सन में आपको हो जाएगा। तो इन सब से जो है हम प्रीवियस ईयर्स भी करेंगे, उसके लिए कोई चिंता मत लो, बट बेसिक्स अच्छे से आने चाहिए, तभी मैं इस पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। तो अभी उसकी चिंता मत लो, अभी ये जो है टॉपिक बोलो। ये टॉपिक निकल्सन में है, हाँ आईयूएफ और एक्सपेंशन फंक्शन। हाँ हाँ, उसमें है, उसके बारे में एक्चुअली बात ये होती है कि जो मैथमेटिकल है ना, ये किसी बुक में होता नहीं। जैसे डीयू में भी है ना, मैं डीयू से पढ़ा हुआ, तो वहां पे भी हमारे को इतना मैथमेटिकल नहीं जाते, बट निकल्सन में सब कुछ है। निकल्सन बेस्ट बुक है। मैंने हेल वेरिएंट पढ़ी थी, हाँ उसमें उतना नहीं था ये सब। हाँ हाँ, वेरिएंट हम आपको कॉलेज में वेरिएंट डिस्कस करी थी, बट पेपर वेरिएंट से आता ही नहीं। पेपर बनाते प्रोफेसर्स थे, तो बट वो जो पढ़ाते थे उसमें से आता था। तो ये सब जो है ये किसी बुक में अच्छे से गिवन नहीं होता, बट निकल्सन में इसको समझाया हुआ है हर चीज को। जैसे मैंने प्रॉपर्टीज आपको बताई है, 5 प्रॉपर्टीज हो गई, उसको अच्छे से समझाया हुआ है, तो वो वहां से क्वेश्चन उठ जाते हैं। निकल्सन बहुत बेस्ट बुक है, वेरिएंट इतनी अच्छी नहीं है, बट सर वेरिएंट को आप, हाँ बोलो। सर मेरे पास पियर्सन है, डैनियल रूबिनफील्ड और अच्छा, रॉबर्ट एस। एक्चुअली मुझे उसके बारे में ना पता नहीं है, मैंने निकल्सन ही प्रेफर करी थी, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उससे ही करो, क्योंकि मुझे वो बहुत अच्छी लगी। ओके सर। हाँ,
तो मैं आपको दिखा भी सेंड भी कर दूंगा अगर मेरे पास पीडीएफ मुझे मिल गई, और नहीं तो आप उसको परचेज कर सकते हो, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होगी, बट वो बुक बहुत अच्छी है। ओके सर। और कोई डाउट? नो सर। तो फिर वाइंड अप करें आज का सेशन। Sir, after the class, can you share these notes on the group? हाँ, मैं आज ही कर दूंगा, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Okay, sir. मैं आगे का भी कर दूंगा। ठीक है, और कुछ? थैंक यू। चलो यार, बढ़िया यार। तो अगर कोई, जैसे कि अगर मुझे कोई सजेशन करना हो आपको कि सर आप थोड़ा मतलब ऐसे पढ़ाया करो, ऐसे पढ़ाया करो, तो आप मुझे सजेशन दे सकते हो, फीडबैक। ओके ओके सर। चलो Thank यार, you. चले फिर आज। चलो बाय बाय। बाय बाय। Thank you, sir. हाँ, इट्स ओके। चलो बाय।